एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 12 करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नेम है कॉलोनियल सिटीज़। मतलब क्या है इस चैप्टर का? कॉलोनीज़ का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? तो ये आपको पता ही होना चाहिए और मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि कॉलोनीज़ क्या होती है। तो कॉलोनीज़ क्या होती है? जब कोई मोर पावरफुल कंट्री लेस पावरफुल कंट्री पर अपना कंट्रोल कर लेती है, उस पर कब्ज़ा कर लेती है, तो जो लेस पावरफुल कंट्री होती है वो मोर पावरफुल कंट्री की क्या बन जाती है? कॉलोनी बन जाती है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंग्लैंड ने इंडिया पर कब्ज़ा किया था, तो इंग्लैंड क्या है? मोर पावरफुल कंट्री, और इंडिया क्या है? लेस पावरफुल कंट्री। तो इंडिया क्या हुआ? इंग्लैंड की कॉलोनी। ये तो बेसिक कंसेप्ट था। तो इस चैप्टर में हम अर्बनाइजेशन के प्रोसेस को समझेंगे। अर्बनाइजेशन का प्रोसेस का क्या मतलब है? अर्बनाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट शहरीकरण, मतलब शहरों का डेवलपमेंट समझेंगे। हम यहाँ पर 3 सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, 3 बड़ी सिटीज़। मद्रास, एट प्रेजेंटली मद्रास कहाँ पर है? चेन्नई में है। फिर हम पढ़ेंगे कैलकाटा। कैलकाटा कहाँ पर है? कोलकाता में इस वक्त, मतलब कैलकाटा का नेम चेंज कर दिया, कोलकाता रख दिया। बॉम्बे का नेम चेंज होकर क्या आ गया? मुंबई। ठीक है। इन 3 सिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छी खासी डेवलप्ड सिटीज़ थी ये। अब ये क्यों थी डेवलप? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, भारत आए थे एक कंपनी के नेम को लेकर, जिसे बताया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर भारत इंडिया सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे, बट यहाँ की सिचुएशंस देखकर उनका ट्रेड करने का तो मन हट गया। उन्होंने क्या कर लिया? रूल ही कर लिया। फिर बात आती है कि कंपनी ने मद्रास कब सेटल हुई थी? 1639 में। कलकत्ता कब सेटल हो गई? 1690 में। और बॉम्बे कब हो गई थी? 1661 में। अब 19th सेंचुरी के मिड में क्या हुआ था? ये जो बिग सिटीज़ है ना, बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी? डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि नए जो रूलर्स थे उन्होंने क्या कर दिया था? कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था पूरी कंट्री को यहाँ पर सेंटर बनाकर। फिर बात करते हैं बच्चों, टाउन्स और सिटीज़ में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है। किस टाइप से रूरल एरियाज़ यानी कि जो गांव है वो डेवलप थे, और टाउन्स कैसे थे? तो देखिए, जो रूरल एरिया है वहाँ पर लोग लैंड को कल्टीवेट करते थे, अपने जो एनिमल्स है उनको क्या करते थे? रियर करते थे, चराते थे। टाउन्स में किस टाइप से लोग थे? आर्टिजन्स, मतलब आर्टिस्ट लोग, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन्स, रूलर, एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इस टाइप से लोग जो है टाउन्स में मिलते थे। अब देखिए, जो रूरल एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ में क्या थी? जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, और जो टाउन्स थे वो क्या करते थे? रूरल एरियाज़ गांव से क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। और वो लोग जो है रूरल एरियाज़ के लोग, वो टैक्स कैसे चुकाते थे? एग्रीकल्चर वर्क करके ही चुकाते थे, एग्रीकल्चर करके। ठीक है। और टाउन्स कैसे अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे थे? तो वो जी रहे थे टैक्स के बदौलत। अब जो टैक्स किन से लेते थे? वो लोग रूरल एरियाज़ से लेते थे। फिर बात आती है कि जो रूरल एरियाज़ है वो क्या है? वर नॉट ऑफन फोर्टिफाइड बाय द वॉल्स। जो रूरल एरियाज़ है वो क्या है? बॉर्डर नहीं किए होते थे उसके 4 दीवारों से। फोर्टिफाइड 4 वॉल्स मतलब क्या स्टूडेंट्स? जैसे हम फोर्ट वगैरह देखते हैं, फोर्ट यानी कि किले, वहाँ पर क्या है? किले के चारों पास से यानी कि चारों साइड में क्या किया होता है? किलाबंदी की होती है, वॉल से उसको सराउंड किया होता है। तो गांव में ये सिस्टम नहीं होता था, बट शहरों में उसको क्या किया जाता था? 4 वॉल से सराउंड किया जाता था पूरे टाउन को, शहरों को। अब देखिए, अगर फेमाइन की कंडीशन आ जाती है, फेमाइन मतलब भुखमरी, तो गाँव के लोग तो वहीं रहेंगे, बट अगर शहरों में कोई अटैक वगैरह कर देता है तो शहर के लोग कहाँ पर भाग कर चले जाएंगे? गाँव में। अब देखिए और क्या है, आगरा, दिल्ली, लाहौर वर इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। जो ये आगरा हुआ, दिल्ली हुई और लाहौर हुआ, ये क्या थे? इम्पोर्टेंट सेंटर थे जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपना हुकूमत चलाई थी। ठीक है। जो प्रेजेंस है एम्परर का और नोबल मैन का, प्रेजेंस मतलब एम्परर भी इन्हीं एरियाज़ में रहते थे उस टाइम पे। अगर आपको पता हो तो जब भारत में आए थे ब्रिटिशर, तो उस टाइम पे भारत का शासक, भारत का रूलर कौन था इंडिया का? तो वो थे जहांगीर, जो मुग़ल एम्पायर से बिलोंग करते थे, मुग़ल एम्परर थे। और ये आगरा, दिल्ली और लाहौर, ये तो इम्पोर्टेंट सेंटर्स रहे हैं मुग़ल एम्पायर में।
जो आर्टिजन्स होते थे वो क्या करते थे, जो नोबल मैन होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, इनके लिए क्या करते थे, घर पर अगर इनको कुछ यूज़ करना होता था हैंडीक्राफ्ट, तो वो कौन बना के देते थे, आर्टिजन्स बना के देते थे। अब जो ग्रेन है वो गांव से कहाँ पर आती थी, अर्बन मार्केट में आती थी। क्यों आती थी? ताकि टाउन में रहने वाले, शहरों में रहने वाले लोग अपने खाने को ले सके, फूड ग्रेन्स को ले सके, और आर्मी के लिए भी फूड ग्रेन्स आते थे शहर में। फिर बात आती है कि विद इन दिस टाउन्स में गार्डन्स होते थे, मॉस्क्स होते थे, स्टूडेंट्स टेम्पल्स हुए, टॉम्ब्स हुए, कॉलेजेस हुए, बाजार हुआ, एक्सेट्रा, मतलब मंदिर, मस्जिद, ठीक है, मकबरे, ये सब जो है हमें टाउन्स में देखने को मिलते थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, चैलेंजेस इन द 18th सेंचुरी। यानी कि 18th सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस हुए थे उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए धीरे धीरे जो सिस्टम है वो बढ़ रहा था पॉलिटिकल और कमर्शियली। तो क्या हुआ, जो दिल्ली और आगरा जो मुग़ल एम्परर के काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, ये क्या हो गए थे, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गए थे इनकी इम्पोर्टेंस। और जो न्यू टाउन्स है जैसे लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर, ये एरियाज़ क्या हो गए थे, बढ़ना स्टार्ट हो गए थे, डेवलप करना स्टार्ट हो गए थे। अब जो ट्रेडर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, ये क्या करने लगे, इन शहरों से, दिल्ली वगैरह से निकलकर हैदराबाद, सेरिंगपट्टनम, तंजौर, ऐसी सिटीज़ में शिफ्ट होने लगे काम की तलाश में, और इनको सिक्योरिटी भी मिलेगी अगर वो न्यू डेवलप्ड एरियाज़ में जाएंगे तो। अब इन चीज़ों का मेन रीज़न क्या था, क्योंकि जो ट्रेड नेटवर्क था किसका, यूरोपियन कमर्शियल का, कंपनीज़ का, यूरोपियन कंपनीज़ का, वो कहाँ पर बढ़ रहा था, इन्हीं शहरों में जिन पे मैंने नाम लिया, जैसे हैदराबाद हुआ, सेरिंगपट्टनम हुआ, इन शहरों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था उनका ट्रेड। फिर बात आ जाती है पोर्टुगीज़ की। जो पोर्टुगीज़ है, ठीक है, पुर्तगाल है, वो कहाँ पर आए थे, पणजी आए थे। पणजी क्या है, कैपिटल है गोवा की, यानी कि पोर्टुगीज़ गोवा आए थे कब, 1510 में, डच मछलीपट्टनम 1605, ब्रिटिश मद्रास 1639, और फ्रेंच पौंडीचेरी आए थे 1673। अब क्या थे, ये सारे क्या है, सी बेस्ड है, सी बेस्ड इलाके हैं, मतलब कोस्टल एरियाज़ है। कोस्टल एरियाज़ क्या होता है स्टूडेंट्स, लैंड का वो पार्ट जो सी से टच हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सारे एरियाज़ हैं, यहाँ पर जो है यूरोपियन कंपनीज़ ने अपना रूल कर लिया था। इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि बाहर जो है ट्रेड करना भी शुरू कर दिया था। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, कैपिटल, कैपिटल का मतलब इकोनॉमिक्स में मनी को कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। और ऐसी चीज़ों का स्टार्ट कर दिया था प्रोडक्शन वगैरह, जिससे क्या हो सके, कैपिटल रिलीज़ हो सके, कैपिटल मिल सके, मनी मिल सके। ब्रिटिशर को काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिल गया था इंडिया पर बैटल ऑफ प्लासी के बाद में। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो धीरे धीरे फैलने लगी थी, स्प्रेड होने लगी थी, बढ़ने लगी थी। जो मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे है, ये क्या हो गए, न्यू इकोनॉमिक कैपिटल्स बन गए, काफ़ी अच्छे पैसे वाले डेवलप्ड सिटीज़ बन गई। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, ब्रिटिश रूल करते थे यहाँ से। नई बिल्डिंग्स बन रही थी, नई इंस्टीट्यूशन डेवलप हो रहे थे, लोगों को नए नए काम मिल रहे थे, ठीक है। मतलब बहुत से नई जो कहते हैं ऑक्यूपेशन डेवलप हो रहे थे, नए काम डेवलप हो रहे थे। तो ये सब चेंजेस हमें कब मिलते हैं, 18th सेंचुरी में मिलते हैं। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है फाइंडिंग आउट अबाउट कॉलोनियल सिटीज़, कॉलोनियल रिकॉर्ड्स एंड अर्बन हिस्ट्री। अब हमें फाइंड करना है कॉलोनियल सिटीज़ के बारे में, कॉलोनियल रिकॉर्ड्स के बारे में और अर्बन हिस्ट्री के बारे में। तो करते हैं फाइंड। देखिए, एनर्मस अमाउंट ऑफ डाटा एंड रिकॉर्ड, बहुत ज़्यादा हमें डाटाज और रिकॉर्ड्स मिले जो बताते हैं ब्रिटिशर किस टाइप से यहाँ पर रहते थे, किस टाइप से रूल करते थे। ब्रिटिशर्स को भी शौक था, दिलचस्पी थी, ताकि वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को राइट करके लिखें, ठीक है, अच्छे से मेंशन करें। वो क्या करते थे, रेगुलर सर्विस कैरी करते थे। रेगुलर सर्विस क्या होता है, मतलब अपनी जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर क्या करने जाना, वहाँ पर देखना कि हर चीज़ जो है प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही। अब वो जो है सारी चीज़ों का डिटेल से डाटा भी बनाते थे, ठीक है, और ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी क्या करते थे, लॉन्च करते थे। अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो किस पे फोकस कर रही थी, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही थी मैपिंग के। अब किस पे फोकस कर रही थी, मैपिंग। मैपिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, मैपिंग का मतलब होता है कि मैप पे जब कोई वर्क किया जाता है उसको हम बोल देते हैं मैपिंग। अब देखिए, हम बात कर रहे थे मैपिंग की। मैपिंग का क्या मतलब है, ब्रिटिशर मैप्स में काफ़ी बिलीव करते थे,
क्योंकि वो क्या सोचते थे, उनको लगता था कि लैंडस्केप यानी कि भू दृश्य, मतलब ये बोल रहे थे यहाँ पर, हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डिटेल से समझा देती हूँ। ये मैप्स में क्यों बिलीव करते थे, क्योंकि इनको ऐसे था अगर हमें किसी रीजन पे कंट्रोल करना है तो हमें मैप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं मिलेगी जो हमें बता सकती है कि हमने कहाँ कंट्रोल कर लिया और हम कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, यानी कि मैप जो है सबसे सुटेबल एक्टिविटी मान सकते हैं। ब्रिटिशर को अपने ब्रिटिश रूल एक्सपेंशन के लिए मैप जो है बहुत ज़्यादा सही चीज़ लगते थे। अब क्या था, जो टाउन मैप्स थे ये क्या करते थे, इन्फॉर्मेशन देते थे। किसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देते थे, ये देते थे लोकेशन ऑफ हिल्स, मतलब अगर टाउन्स में हिल्स वगैरह है तो मैप्स के थ्रू उनको हिल्स वगैरह का भी पता चल जाता था, रिवर्स का पता चल जाता था, वेजिटेशन यानी कि क्रॉपिंग वगैरह हुई है। अब वो ये सब चीज़ें क्यों लिखते थे या फिर उनको क्यों चाहिए थी, ताकि जो है वो अपना जो कंट्री का डिफेंस अच्छा खासा कर सके। ठीक है, डिफेंस कर सके और टैक्सेस वगैरह भी लगा सके दूसरों पर। अब क्या है, लेट 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश है उन्होंने मनी को है रेज करना शुरू किया, यानी कि टाउन्स वगैरह के एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि प्रबंधन कार्य में ज़्यादा लगाना शुरू किया। अब ये मनी उनके पास कैसे आती थी, तो ये मनी उनके पास आती थी टैक्सेस के थ्रू। तो अब ये टैक्सेस लेते किन से थे, तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह होते हैं उनसे ये टैक्स लेते थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में किस टाइप के वर्क आते हैं, जैसे उसमें फैसिलिटीज़ आती हैं वाटर सप्लाई की, सीवेज वगैरह की, पब्लिक हेल्थ की, तो उनसे ये टैक्स लेते थे और उसको एक्सपेंशन के काम में लगाते थे। अब जो एक्टिविटीज़ हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की, ठीक है, इन्होंने क्या जनरेट कर दिया, एक न्यू सेट ऑफ रिकॉर्ड्स जनरेट कर दिए, यानी कि इन सब चीज़ों का डाटा जो है म्यूनिसिपल रिकॉर्ड रूम्स में भी पड़ा है, मिल सकता है हमें। जो ग्रोथ है सिटीज़ की वो किससे मेज़र की जाती थी, रेगुलर हेड काउंट्स, यानी कि रोज़ चेक किया जाता था जिससे पता लगा सके कि कितनी ग्रोथ हो चुकी है हमारी सिटी की। फिर बात आ जाती है द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस। मतलब क्या है, सेंसस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, जनगणना, जनसंख्या। ठीक है, तो अभी ये क्या है, जनगणना फाइंड करना स्टार्ट की कि मतलब कितने जो लोग हैं रहते हैं हमारी कंट्री में, इंडिया में। तो ये स्टार्ट हुआ 1872 में, बट 1872 में ये कंप्लीट नहीं हो पाया ढंग से। तो 1881 में पहली बार जो है कंप्लीट सेंसस हुआ, जिसकी वजह से हर 10 ईयर्स के बाद जनगणना काउंट की जाती है, 10 ईयर्स के बाद सेंसस आता है। अभी तक हमारे पास 2011 के डाटा थे, अब 2021 में सेंसस लॉन्च होगा, उसके हमें न्यू डाटाज भी पढ़ने होंगे। अब देखिए देर आफ्टर फ्रॉम 81 ये हो गया अपना। अब क्या है कि ये जो डाटा है वो इसलिए कलेक्ट करते थे कि जो डाटा है वो सही बता सकते हैं कि हमारा जो शहर है वो कितना डेवलप हो गया और क्या क्या चीज़ें और चाहिए होंगी जब जो हमारा शहर है वो अच्छे से डेवलप हो जाए। अब जैसे देखिए कुछ लोग जो है डिजीजेस, बीमारियों की वजह से मर जाते हैं, कास्ट, ऑक्यूपेशन, ठीक है, इस सब की इन्फॉर्मेशन भी हमें किन से मिल सकती है, डाटाज में मिल सकती है, सब कुछ नोट किया जाता है। फिर बात आती है प्रॉब्लम्स फेसिंग वाइल सेंसस। अब जब सेंसस किया जाता है मतलब जनगणना की जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो देखिए क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे आर्टिजन, ट्रेडर और कल्टीवेटर है, इन लोगों को नहीं समझ आता यहाँ कि अगर इन लोगों का सेंसस काउंट किया जा रहा है तो नहीं समझ आता कि आर्टिजन्स को किस कैटेगरी में डाला जाए, ट्रेडर्स को किस कैटेगरी में डाला जाए और कल्टीवेटर्स को किस कैटेगरी में डाला जाए। कई बार क्या होते हैं, लोग जो है ब्रिटिश मतलब ये जो सेंसस ऑफिशियल होते हैं, सेंसस काउंट करने वाले लोग होते हैं, इनके साथ कोऑपरेट नहीं करते, इनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर हमने ज़्यादा कुछ सही बता दिया तो हम पे क्या लग सकता है, टैक्स इम्पोज हो सकता है। अपर कास्ट के लोग भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते थे सेंसस ऑफिशियल्स को, क्योंकि वो क्या है अपनी वुमेन्स को आगे नहीं करना चाहते थे। ठीक है, मतलब क्या है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते थे वो वुमेन्स के वर्क से रिलेटेड कि वो किस तरह अपना घर वगैरह चलाती हैं, क्या क्या काम करती हैं। अब बहुत से लोग जो हैं वो क्या करते थे, अब वो सब अपने आप को ट्रेडर्स बताते थे, भले ही वो क्या होते लेबरर्स। लेबरर्स का मतलब होता है बच्चों मज़दूर। ठीक है, अब मज़दूर की कैटेगरी में कोई भी खुद को नहीं लेके आना चाहता तो वो लोग ट्रेडर्स बताते थे, और ट्रेडर्स को क्या माना जाता था, अच्छी खासी रिस्पेक्टेबल एक्टिविटी माना जाता था। सिमिलरली जो डाटा ऑफ डेथ है,
नॉट रजिस्टर्ड इट। अब इसको रजिस्टर नहीं किया जाता और डिजीज़ वगैरह होती थी और इलनेस, उसको भी जो है वो अगर वो डाटा में तभी चढ़ेगा अगर उसको लाइसेंस्ड डॉक्टर ने क्या किया हो, ट्रीट किया हो। लाइसेंस्ड डॉक्टर क्या होता है, जिनके पास सही डिग्री होती है MBBS की, सरकार के द्वारा अप्रूव्ड। फिर बात आती है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक की, वो है ट्रेंड ऑफ चेंज, यानी कि क्या क्या चेंजेस हुए हम वो भी देख लेते हैं। आफ्टर 1800 के बाद जो अर्बनाइजेशन था, शहरीकरण था, वो स्लो हो गया था, धीरे हो गया था, क्योंकि 40 ईयर्स में मतलब 1900 से लेकर 1940 तक जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ हुई थी 10% से लेकर 13% तक। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास ऑन द अदर हैंड ये जो है न्यू सिटीज थी जो डेवलप हो गई थी, और जो दूसरी सिटीज़ थी वो क्या होने लग गई थी, कमज़ोर होने लग गई थी, डिक्लाइन होने लग गई थी। अब क्या था कि क्या होने लग गया था, इंडिया जो है एक्सपोर्टर बन गया था किस चीज़ का, रॉ मटेरियल का, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर्क जो है शुरू से इंडिया में किया जाता है। अब रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया गया 1853 में, और इस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी इंग्लैंड में। तो क्या किया जाता था, अब एक्सपोर्ट किया जाता था रॉ मटेरियल का इंग्लैंड तक इंडिया के द्वारा इन्हीं रेलवेज़ के थ्रू। अब वहाँ से क्या होता था, रॉ मटेरियल हम यहाँ से भेज देते थे, वो हमें वहाँ से क्या भेजते थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट भेज देते थे, ठीक है। और इससे जो है ब्रिटिशर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते थे। अब जो रेलवे स्टेशन है वो कलेक्शन डिपोट बन गए हैं, मतलब रॉ मटेरियल भी वहीं से एक्सपोर्ट किया जाता था और फिनिश्ड गुड्स जो है, इंपोर्टेड गुड्स है, वहाँ से इंपोर्ट किए जाते थे। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब समझिए, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कोई भी सामान यहाँ से हमारी कंट्री से बाहर भेजना, और इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से कोई भी सामान कंट्री में लाना, इसे इंपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है बच्चों, व्हाट वर द न्यू टाउन्स लाइक, जो नए टाउन्स थे वो कैसे थे, उसमें पोर्ट्स, फोर्ट्स, सेंटर्स कैसी थी, सर्विसेज कैसी मिलती थी, तो पढ़ लेते हैं इसे भी। बाय द 18th सेंचुरी में जो मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे है, ये क्या बन गई थी, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बन गए थे। पोर्ट्स क्या है, जहाँ पर बंदरगाह बोलते हैं, जहाँ से क्या है हम सी रूट के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने फैक्ट्रीज बनाना स्टार्ट कर दिया था पोर्ट्स पे, बिकॉज ऑफ कंपटीशन की वजह से ये दे फोर्टिफाइड दी सेटलमेंट फॉर प्रोटेक्शन। अब कंपटीशन था इनके साथ दूसरी यूरोपियन कंपनी के साथ, तो इन्होंने क्या कर लिया था, अपनी जो एरियाज़ हैं उनको क्या कर लिया था, फोर्टिफाइड किया था, चार दीवारी कर ली थी, वॉल्स बना दी थी, फोर वॉल्स बना दी थी, सराउंड कर दिया था पूरा जो उनका एरिया था। इन मद्रास जो फोर्ट ST जॉर्ज है, ठीक है, और इन कलकत्ता फोर्ट विलियम, और बॉम्बे में फोर्ट मार्क्ड आउट द एरियाज ऑफ ब्रिटिश सेटलमेंट। ये जो फोर्ट्स के नाम बताए हैं यहाँ पर ब्रिटिश सेटलमेंट्स के एरिया बन गए थे। और क्या है, लिव्ड इन फोर्टिफाइड एरियाज, और ये जो लोग हैं ब्रिटिश है ये फोर्टिफाइड एरियाज में रहते थे, कवर्ड एरियाज में रहते थे, जो फोर साइड से वॉल से सराउंडेड होता था, और इसी चीज़ को क्या बोला जाता था, वाइट टाउन, गोरों का शहर बोल देते थे। जो इंडियन मर्चेंट्स, आर्टिजन्स और दूसरे वर्कर्स हैं वो किसके साथ डील कर रहे थे, इकोनॉमिक डीलिंग्स हो रही थी यूरोपियन मर्चेंट के साथ, और ये फोर्ट से बाहर रहते थे, इनको बोला जाता था, जहाँ ये रहते थे ब्लैक टाउन, मतलब जो इंडिया के लोगों को ब्लैक टाउन में रहना पड़ता था उन्हें कंसीडर किया जाता था। अब देखिए 19th सेंचुरी में जो एक्सपेंडिंग नेटवर्क है रेलवे का, लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब रेलवे का भी जो एरिया है वो बढ़ रहा था, हम हर कंट्री तक पहुंच रहे थे। जो कंट्री साइड है, फ्रॉम वेयर रॉ मटेरियल्स एंड लेबर वर इजीली अवेलेबल। अब हमारी कंट्री से क्या मिल जाता है, रॉ मटेरियल और लेबर इजीली मिल जाती है, ठीक है। तो इनको किससे कनेक्ट किया गया, दीज पोर्ट सिटीज़ से कनेक्ट किया गया सभी शहरों को, ताकि क्या है वहाँ पर रॉ मटेरियल और लेबर की कमी ना आए, मज़दूरों की कमी भी ना आए। आफ्टर 1850 के बाद जो कॉटन मिल्स हैं ये सेटअप की गई किनके द्वारा, इंडियन मर्चेंट्स के द्वारा, इंडियन मतलब यहाँ के जो बिजनेसमैन थे उनके द्वारा। कहाँ पर की गई, बॉम्बे में। ये जो यूरोपियन ओन्ड जूट है, जूट मिल्स है, इनको इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता के बाहर, यानी कि जो यूरोपियंस कंट्री है उन्होंने हम पे क्या कर लिया, कब्ज़ा कर लिया, और यहाँ पर क्या किया, कलकत्ता के बाहर उन्होंने जूट मिल्स सेटअप कर ली थी। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया में।
देयर वर ओनली 2 प्रॉपर इंडस्ट्रियल सिटीज़, यहाँ पर सिर्फ 2 प्रॉपर जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी। कौन सी बात भी कर लेंगे। जैसे कानपुर है, कानपुर किसके लिए फेमस था? स्पेशली लेदर के लिए, वुल के लिए और कॉटन टेक्सटाइल के लिए। और जमशेदपुर था, ये किसके लिए फेमस था? स्टील्स में। ठीक है, जमशेदपुर में हमने देखा है ना, स्टील्स को ज़्यादा स्टील्स बनते हैं वहाँ पे, स्टील, ठीक है, स्टील प्लांट्स हैं। इंडिया, रुकिए कहाँ गया, वेट स्टूडेंट्स, ये रहा। इंडिया नेवर बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल कंट्री, मतलब क्या है? इंडस्ट्रियलाइज कंट्री नहीं बनी, बहुत ही ज़्यादा विकसित कंट्री नहीं बनी इंडिया, क्योंकि जो ब्रिटिशर है वो क्या यूज़ करते थे? डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी यूज़ करते थे। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी होता है कि अगर हमें यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे कहीं और, किसी और कंट्री में, इंग्लैंड को छोड़कर, तो उस पर तो लगाते थे ब्रिटिशर बहुत ज़्यादा टैक्स। लेकिन जब अपनी कंट्री की बात आती थी, अपनी कंट्री में वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे फ्री में, तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाया जाता। तो इस सिचुएशन के कारण जो है हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री नहीं बन पाए। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ आया होगा। अब बात करेंगे न्यू अर्बन मिलियू व्हाइट हाउस। अब जो नया अर्बन मिली व्हाइट हाउस है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्या है, पॉलिटिकल पावर एंड प्रोटेक्शन शिफ्टेड फ्रॉम इंडियन रूलर्स टू द मर्चेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जितनी भी पावर्स थी वो किसके पास चली गई थी? जो मर्चेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी कि बिजनेसमैन लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स। ठीक है, जो इंडिया है वो कैसे काम करने लग गई? मिडल मैन की तरह, ठीक है, ट्रेडर की तरह। और सिर्फ मतलब क्या था, ब्रिटिशर ने, सिंपल सी बात समझ लीजिए कि ब्रिटिशर ने इंडिया को महज एक सप्लायर बनाकर छोड़ दिया था। किसका सप्लायर? रॉ मटेरियल्स का सप्लायर। हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पाई उतनी अच्छी तरह, उसका कारण भी ब्रिटिशर्स ही थे। ठीक है, गोडाउन्स बनाते थे कहाँ पर? समुद्र तट के पास, मतलब जहाँ से जो है रॉ मटेरियल का इजीली एक्सपोर्ट किया जा सके। कहाँ पर? इंग्लैंड में। और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स को यहाँ पर लाया जा सके ताकि उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, तो इस टाइप से जो काम है वो करवाते थे। जो राइटर बिल्डिंग होती थी कलकत्ता में, ठीक है, वो भी क्या बना लिया उन्होंने? ऑफिस बना लिए। जो यूरोपियन मर्चेंट्स होते थे, एजेंट्स होते थे, उन्होंने क्या बना लिए थे? पैटियल हाउसेस बना लिए थे। किसके स्टाइल में? यूरोपियन, जैसे यूरोप में बनते थे उस टाइप के इन्होंने घर बना लिए, यहाँ पर हाउस बना लिए। सम बिल्ट गार्डन हाउसेस, कुछ ने गार्डन हाउसेस बनाए, कुछ ने क्लब्स बनाए, थिएटर्स बनाए। तो इस टाइप से जो है इन्होंने वर्क किया इंडिया में। अब बात कर लेते हैं ब्लैक हाउस की, कि ब्लैक हाउस कैसे थे। तो जो रिच इंडियन एजेंट्स थे, मिडलमैन थे, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल तरीके से घर बनाए, जिनको बोला गया ब्लैक टाउन। दे बोट अप लार्ज पार्ट ऑफ लैंड इन द सिटीज़। वो जो लार्ज पार्ट लेते थे, मतलब जो हम देखते हैं ना खुले खुले घर होते हैं, तो उस टाइप के घर बनाते थे इंडियंस जो है। अब ये क्यों बनाते थे? ताकि इंग्लिश मास्टर्स को इम्प्रेस कर सके। ठीक है, दे गेव लेविश पार्टीज ड्यूरिंग फेस्टिवल जो होते थे उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे ताकि ब्रिटिश इम्प्रेस हो सके इनसे। इन्होंने टेम्पल्स भी बनाए, ठीक है, और टू इस्टेब्लिश देयर स्टैचू इन सोसाइटी। अब उन्होंने क्यों बनाए टेम्पल्स वगैरह भी? ताकि सोसाइटी में उनको एक रिस्पेक्ट मिल सके, उनका एक नाम हो सके। जो लेबरिंग पुअर होते थे उनको क्या प्रोवाइड करवाते थे? वो एक बहुत सी सर्विसेज, सेवाएं देते थे यूरोपियंस को और इंडियन मास्टर्स को। एग्जाम्पल कुक्स हो गए, ठीक है, बियरर्स हो गए, कोचमैन, टांगे वाले हो गए, गार्ड्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो रहा था धीरे धीरे। अब ये लोग कहाँ रहते थे? हट में रहते थे, अलग अलग पार्ट्स में सिटीज़ के। अब 1857 के रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिशर है उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ये देखा कि अब उनको क्या चाहिए? दैट टाउन्स नीडेड टू द बेटर डिफेंडेड। अब अगर 1857 की तरह अगर कोई और हमला हो जाता है तो हमें टाउन्स चाहिए डिफेंड करने के लिए प्रॉपर। और जो वाइट पीपल है उनको क्या रहना है? बहुत ज़्यादा सचेत रहना है, सेफ रहना है किसी भी थ्रेट से, किसी भी खतरे से। जो पेस्चर लैंड होते थे, एग्रीकल्चर फील्ड्स होती थी, उनको क्या कर दिया गया? ओल्डन टाउन से हटा दिया गया, क्लियर कर दिया गया। नए अर्बन स्पेसेस बनाए गए जिनको सिविल लाइंस बोला गया। वाइट पीपल स्टार्ट हो गए थे सिविल लाइंस में रहने। जो ब्लैक एरियाज थे वो किसके लिए आते थे? लॉलेसनेस के लिए आते थे। और गंदगी, मतलब ब्लैक जो है
ब्लैक एरियाज जहाँ पर इंडियंस रहते थे उनको माना जाता था गंदगी का एरिया है ये। तो ड्यू टू दिस, इसी कारण से जो एपिडेमिक्स है जैसे क्लोरा यानी कि हैजा, प्लेग, महामारी, ये फैल गए थे, जिसकी वजह से हज़ारों लोग जो है वो मारे गए। जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स है उन्होंने देखा कि अब हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा लोगों की सेफ्टी के लिए, मतलब लोगों की हेल्थ पर्पजेज़ के लिए। अंडरग्राउंड पाइप वाटर सप्लाई स्टार्ट कर दी गई, सीवरेज बनाए गए, ड्रेनेज सिस्टम आया। तो मतलब देखा जाए तो ब्रिटिशर ने हमें एक्सप्लॉइट भी किया और थोड़ा बहुत हमें थोड़ा सा बेनिफिट भी दे कर गए। ठीक है, बेनिफिट के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि उन्होंने हमें क्या क्या बेनिफिट्स दिए। द फर्स्ट हिल स्टेशन, जो पहला हिल स्टेशन था वो क्या था? हिल स्टेशन जो है वो बहुत क्या होते थे, कनेक्ट होते थे किन के साथ? ब्रिटिशर्स की ज़रूरतों के साथ। शिमला जो है, शिमला को खोजा गया कब? गुरखा वॉर के द्वार, गुरखा ये जी है ना, तो जुरखा कुछ ऐसी सी वॉर है ये। ठीक है, तुम ऐसे मान लो इसको गुरखा बोल सकते हो। ठीक है, और ये कब हुई थी? 1815 से लेकर 16 तक। ठीक है, तो शिमला इस वॉर के दौरान खोजा गया। माउंट आबू को कब खोजा गया? एंग्लो मराठा वॉर के दौरान। कब हुई थी? 1818 में। दार्जिलिंग जो है उस को कब्जे में ले लिया गया था, किसके द्वारा? सिक्किम के रूलर्स से। कब लिया गया था? 1835 में। जो हिल स्टेशन थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी के मेंबर्स रुक सकते हैं, बॉर्डरिंग लाइंस बना सकते हैं यहाँ पर, और अपने रूलर्स के अगेंस्ट, अपने एनिमी के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ से अटैक कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, कोई ईयर आ रहा है, तो उसे ढंग से याद कीजिएगा। दे कुड बी इजीली लिव्ड इन दीज कूल क्लाइमेट्स। अब ब्रिटिशर्स को भी कूल क्लाइमेट्स ही ज़्यादा रहने के लिए सुटेबल था, क्योंकि वो इनको इस टाइप की बीमारियाँ, क्लोरा, मलेरिया से दूर रखते थे। जो सोल्जर्स थे उनको इन प्लेसेस पर भेजा जाता था रेस्ट करने के लिए, और अगर उनको कोई बीमार हो जाता था तो रिकवरी के लिए, वापस सही होने के लिए यहाँ भेजा जाता था। जो वॉइस रॉयस थे, अब देखिए हम पे जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स में इंग्लैंड की रानी कौन? क्वीन एलिजाबेथ। अब इंडिया में भी तो उनको चाहिए जो उनकी बात मान सके, जो पूरे इंडिया पर उनके भी आप पर कब्जा कर सके, कंट्रोल कर सके। तो यहाँ इंडिया में उन्होंने बना रखे थे गवर्नर जनरल, और बाद में गवर्नर जनरल की पोस्ट को एलिमिनेट करके, हटा के, इसका नेम चेंज करके क्या रख दिया गया था? वॉइस रॉय। अब जो वॉइस रॉय थे वो समर्स मंथ्स के दौरान हिल स्टेशन में रहते थे, क्योंकि उनको जो ठंड है वही एटमॉस्फेयर सही लगता था। जो इंट्रोडक्शन हुआ रेलवेज़ का, इन्होंने क्या कर दिया? हिल स्टेशन को और भी ज़्यादा ईजिली बना दिया, ताकि क्या हो सके, लोग भी यहाँ पर आकर बेनिफिट ले सकें। जो अपर और मिडिल क्लास इंडियंस थे, जैसे महाराजा हो गए, लॉयर हो गए, मर्चेंट हो गए, वो भी इन हिल स्टेशन पे आते थे और अपना टाइम व्यतीत करते थे यहाँ पर। फिर बात आ जाती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल लाइफ इन द न्यू सिटीज़। तो नई सिटीज़ में किस टाइप की लाइफ जो है इमर्ज हुई, तो देखते हैं। जो अब क्या था, जो लोग हैं, कईयों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा था और कई इतने ज़्यादा गरीब थे कि अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की, उनको भी पूरा नहीं कर पाते थे। बेसिक नेसेसिटीज़, आटा, रोटी, मकान, जो भी है, कपड़ा, मकान, तो ये सब भी जो लोग हैं कुछ तो बिल्कुल ही पूरा नहीं कर पाते थे, और कुछ के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे होते थे। जो नए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ओपन हो गई थी, जैसे हॉर्स ड्रोन कैरेजेस, जो मतलब ऐसे कहते हैं ना कि आगे जो है हॉर्स होता है और पीछे एक कार्टेजेस होते हैं। हमने मूवीज़ में देखा भी है कि मान लीजिए ये हमारा ये इस टाइप का जो है वो होता था गरसा, मतलब यहाँ पर बैठने की व्यवस्था होती थी और इनको क्या है, हॉर्स कैरी करते थे। तो इस टाइप का जो न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम है लाए गए, बसेज आई। अब जो लोग हैं वो क्या कर सकते थे, अलग अलग जगह पे काम करने के लिए भी जा सकते थे और रहने भी जा सकते थे। जो पब्लिक पार्क्स थे, थिएटर्स थे, सिनेमा हॉल्स हैं, अब ये क्या है, नए सोर्सेज बन गए थे। किसके लिए? इंग्लिश मैन के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, यहाँ पर एंजॉय करने का और नए तरीके से अपनी लाइफ को एंटरटेनमेंट से जीने का। जो नए सोशल ग्रुप्स है वो भी सिटीज़ में आके इस्टेब्लिश होने लगे। क्लर्क्स, टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स। अब वुमेंस के लिए भी न्यू क्या आ रही थी, अपॉर्चुनिटी आ रही थी, अवसर आ रहे थे, और क्या कर सकती हैं, वो खुद को एक्सप्रेस कर सकती हैं जर्नल्स के थ्रू, या फिर खुद के बारे में लिखे के थ्रू, या फिर बुक्स के थ्रू अपने बारे में बता सकती हैं लोगों को। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के मौके भी आए। Conservatives feared that the education of women would turn the world upside down.
अब कुछ जो लोग हैं जो नैरो सोच के होते हैं, जिनका थोड़ा ऐसे छोटी सोच होती है, वो क्या सोचते हैं कि अगर वुमेन्स पढ़ लेंगी तो वो हमारे वर्ड को क्या कर देंगी, अप एंड डाउन कर देंगी, हिला कर रख देंगी, उल्टा कर देंगी। लेकिन जो कुछ पीपल हैं उन्होंने सपोर्ट किया वुमेन की एजुकेशन को, उनको लगा कि वुमेन की एजुकेशन भी ज़रूरी है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो वुमेन है वो भी क्या होगी, समाज में दिखना शुरू हो गई, काम करने लग गई वो भी समाज में, जैसे डोमेस्टिक फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, टीचर्स हो गए, थिएटर हो गए, या फिर फिल्म एक्ट्रेसेस हो गई। ठीक है, अब अनदर न्यू क्लास विद इन द सिटीज़। अब दूसरी क्लास कौन सी थी सिटीज़ में, वो थी लेबरिंग पुअर, मजदूर वगैरह थे जो बहुत ज़्यादा पुअर होते थे, और वो एक जगह से दूसरी जगह आते थे काम की तलाश के लिए, ताकि उनको रोज़गार मिल सके, काम मिल सके। जो लाइफ थी सिटी में वो एक स्ट्रगल की लाइफ थी, बहुत ज़्यादा कठिन लाइफ थी, क्योंकि जॉब थी वो परमानेंट नहीं थी, और जो फूड था वो एक्सपेंसिव था। अब जो प्लेसेस उनको मिलती थी ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी कि उसके वो पैसे चुका पाएँ, वहाँ पर प्रॉपर रह पाएँ। फिर हमारे पास अगला टॉपिक आता है सेग्रेगेशन, टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। तो ये क्या है, तो मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे जो है बहुत ज़्यादा बड़ी सिटीज़ में आ गया था ये कॉलोनियल इंडिया के टाइम, जो ब्रिटिशर ने हम पे कब्जा कर रखा था। अब हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स इन सिटीज़ के बारे में, क्या इनकी विशेषताएं थी। तो देखते हैं इस पॉइंट को। मद्रास में पहले देखेंगे तो जो कंपनी थी उन्होंने क्या किया था, पहले अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, पहले जो ट्रेड है उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, सूरत की पोर्ट से स्टार्ट किया था। देन सर्च फॉर टेक्सटाइल, टेक्सटाइल को सर्च करते करते जो ब्रिटिश है वो कहाँ पर पहुँचे थे, ईस्ट कोस्ट की तरफ पहुँचे थे। अगर मैं आपको बनाकर भी दिखाऊं तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट कोस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट कोस्ट। तो उन्होंने पहले स्टार्ट यहाँ से किया, फिर टेक्सटाइल की तलाश में वो यहाँ भी पहुँचे। 1639 में उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया एक ट्रेडिंग पोस्ट, एक उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बना ली थी, ठीक है, जहाँ से वो ट्रेड कर सकते थे। वो क्या थी, वो थी चेन्नापट्टनम या फिर मद्रासपट्टनम। अब जो कंपनी है उन्होंने क्या कर लिया, राइट ऑफ सेटलमेंट, यहाँ पर अपने सेटलमेंट बनाने के लिए, घर वगैरह बनाने के लिए जो लोकल तेलुगु लॉर्ड्स थे, जो वहाँ के रूलर्स थे, उनसे परमिशन भी ले ली। अब क्या है, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको किससे कंपटीशन मिला, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से मिला। तो ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या किया, मद्रास को 4 टाइप से बॉर्डरिंग कर दी उसकी, 4 साइड से, ठीक है, क्या कर दिया, वॉल से कवर कर लिया उसको। अब जब फ्रेंच हार गए थे 1761 में, तो जो मद्रास है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर, सुरक्षित बन गया। अब जो मद्रास है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा, एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल टाउन जहाँ से ट्रेडिंग की जा सकती है। ड्यू टू सुपरिटी ऑफ द ब्रिटिश, अब ब्रिटिशर्स ने अपनी क्या करते थे, एक तरह सुपरिस्टिटी रखते थे, खुद को बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखाते थे। इसने क्या कर दिया, एक डिफरेंस ला दिया किसके बीच में, ब्रिटिश और इंडियन मर्चेंट्स, इन दोनों बिजनेसमैन के बीच में, ठीक है। फिर बात आती है जो फोर्ट एसटी जॉर्ज है, ये मेन पॉइंट बन गया था वाइट टाउन्स का, जहाँ पर जो यूरोपियंस है ये रहते थे। कलर, रिलीजन, ये क्या करते थे, बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे अगर किसी को इन फोर्ट्स में रहना है तो। जो कंपनी है वो किसी की भी जो मैरिज परमिट नहीं करती थी, अगर कोई ब्रिटिश और इंडियन से मैरिज कर ले तो ये नहीं करती थी वो। जो डच है, पोर्टुगीज़ है, उनको भी अलाउ था कि वो यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि वो क्या थे, वो यूरोपियंस भी थे और क्रिश्चियंस भी थे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव से जुडिशियल सिस्टम थे, ये भी किसको फेवर करते थे, मतलब अगर कोई कुछ गलत कर दिया किसी ने, ठीक है, तो जो जुडिशियल सिस्टम है, जो न्याय देने वाली जो सिस्टम है, वो भी वाइट पॉपुलेशन के सपोर्ट में ही अपना फैसला देती थी, ब्लैक के सपोर्ट में नहीं देती थी। जो डेवलपमेंट था मद्रास का वो क्या हो गया था, वो फॉलोड द नीड्स माइनॉरिटी वाइट इन द टाउन्स, द ब्लैक टाउन डेवलप्ड आउटसाइड द फोर्ट। अब क्या था, मद्रास का डेवलपमेंट होने लगा, पहले वाइट टाउन्स थे, बाद में इसमें ब्लैक टाउन्स भी बनने लगे। इट वॉज डिमोलिश्ड इन द मिड 1700 एंड द एरिया वॉज क्लियर्ड फॉर अ सिक्योरिटी जोन। ये ख़त्म हो गया और इसको सिक्योरिटी पर्पज के लिए क्लियर कर दिया गया। अब नया एक ब्लैक टाउन बना, कहाँ पर, नॉर्थ की साइड। जो वीवर आर्टिजन थे वो वहाँ पर रहते थे, जो ट्रेडर्स होते थे बेचारे छोटे मोटे काम करते थे, वो वहाँ पर मिलते थे, रहते थे। जो नए ब्लैक टाउन्स है वो क्या होने लग गए थे, वो इंडियन टाउन्स के बारे में बताने लग गए थे कि क्या है, नए ब्लैक टाउन्स में ज़्यादा ट्रेडिशनल लोग पाए जाते थे, इंडियंस लोग पाए जाते थे, जो अपने कल्चर का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। अब बात आती है, इन्होंने क्या कर लिया था, टाउन्स में इनके ओन टेम्पल्स, बाजार वगैरह इन्होंने अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रखे थे, बना रखे थे। अलग अलग कम्युनिटीज़ यहाँ पर रहती थी मद्रास में,
ठीक है। अब क्या है, जो यहाँ पर इंडियंस थे वो भी स्पीक करते थे दोनों लैंग्वेज, इंग्लिश को भी बोलते थे और जो उनकी लोकल लैंग्वेज है यानी कि जो हमेशा से बोलते हैं उसका भी यूज़ करते थे। अब वो यहाँ पर एक एजेंट की तरह, मर्चेंट की तरह काम करते थे इंडियन सोसाइटी में और ब्रिटिश सोसाइटी में, एक मिलजुल कर सा काम होने लग गया था। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है आपने पढ़ा, ये सिस्टम था कि मद्रास में लाइफ किस टाइप से थी। ठीक है, मद्रास की लाइफ तो काफ़ी इजी थी, आपको समझ भी आ गई होगी। और अगर मान लीजिए कोई पॉइंट मैं छोड़ भी देती हूँ, नहीं बता पा रही, तो वो आप बहुत आसान से पढ़ सकते हैं। ये नोट्स लाइन टू लाइन है, बुक जो है आपकी, बुक के अकॉर्डिंग ये नोट्स बनाए गए हैं और बहुत सावधानी पूर्वक इन नोट्स को स्ट्रक्चर किया गया है। और इनकी जो लैंग्वेज है वो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखी गई है, ताकि अगर आप खुद भी इसे रीड करें तो अच्छे से कर पाएँ। फिर बात आ जाती है टाउन प्लानिंग इन कलकत्ता। अब टाउन प्लानिंग जो थी वो कलकत्ता में कैसी थी इसकी बात कर लेते हैं। जो मॉडर्न टाउन थे वो यहाँ पर बनने लगे थे, कॉलोनियल सिटीज़ में नए शहर डेवलप होने लगे थे। जो लाइफ थी पीपल की सिटीज़ में वो सरकार ही कंट्रोल करती थी। जो प्लानिंग्स थी वो सिटीज़ के लिए बनाई जाती थी ताकि सिटी कैसे दिखेगी, कैसे डेवलप होगी। जो ब्रिटिश है वो क्या करते थे, सिटीज़ को प्लान करने के लिए खुद पे जिम्मेदारी लेते थे। ठीक है, इन 1756 में जो सिराजुद्दौला है, नवाब थे बंगाल के, राजा थे नवाब के बंगाल के, उन्होंने कलकत्ता पर अटैक कर लिया था और जो छोटे मोटे फोर्ट वगैरह थे वो कब्जे में ले लिए थे। किन्होंने, सिराजुद्दौला ने, विच द ब्रिटिश ट्रेडर हैड बिल्ट एज द डिपोट फॉर गुड्स। और ये जो फोर्ट्स थे छोटे मोटे, इस पे क्या होता था, ब्रिटिशर ने खुद के लिए बनाए थे ताकि यहाँ से क्या कर सकें, वो रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएँ, फिनिश्ड गुड्स का। अब ये क्या हो गए, ये किसके लिए अगेंस्ट थे, ये कस्टम ड्यूटीज़ को पे करने के लिए जो टैक्स लगाए जाते हैं गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, उसको पे करने के खिलाफ थे। और ये क्या चाहते थे, ऑल्सो रेफ्यूज टू वर्क ऑन कंडीशंस ऑफ ट्रेड। और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे ब्रिटिशर जो हैं कि किसी भी टाइप की उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सके ट्रेड पर। ठीक है, किसी भी टाइप से उनको कोई कंडीशन मार कर ट्रेड करना पड़े। जो सिराजुद्दौला है वो क्या चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे कि वो खुद क्या है, उनके पास क्या पावर्स हैं। 1757 में जो सिराजुद्दौला है वो हार गए थे बैटल ऑफ प्लासी में। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने एक नए फोर्ट को बनाने की सोची, जो क्या है, जो जल्दी से कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा जिस पर। कलकत्ता को 3 विलेजेस में ग्रोन किया गया। वो कौन से थे, सुल्तानती था, कोलकाता था और गोविंदपुरम था। अराउंड न्यू फोर्ट, नए फोर्ट में जो विलियम फोर्ट थी, दे क्लियर्ड लार्ज स्पेस बिकॉज इफ द एनिमी आर्मी अटैक्ड ऑन देम देन दे कुड अटैक फ्रॉम द फोर्ट। अब उस फोर्ट में काफ़ी जगह रखी गई ताकि अगर कोई दुश्मन उनके फोर्ट पर हमला करेगा तो उनको भी अटैक करने का मौका मिल पाए बराबर। 1798 में जो लॉर्ड वेलेस्ली थी वो क्या बन गए थे, गवर्नर जनरल बन गए थे। और क्या एक मैसिव प्लेस, बड़ी सी प्लेस बना ली थी उन्होंने, जगह बना ली थी जिसको नाम दिया गया गवर्नमेंट हाउस। उन्होंने क्या बनाया था, ही बिकेम कंसर्न्ड अबाउट क्राउडिंग, एक्सेसिव वेजिटेशन, डर्टी टैंक्स, स्मेल्स, पुअर ड्रेनेज। ये क्या करते थे, चिंता करते थे इन सब चीज़ों की। इसलिए उन्होंने बिलीव किया कि poisonous gases from the marshlands and pools of stagnant water were the cause of most diseases। अब खड़ा हुआ पानी और poisonous gases जो डॉकयार्ड वगैरह से आती हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं होती और यही क्या होती हैं, बहुत सी बीमारियों की वजह भी होती हैं। अब हम सिटी की प्लेस को क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए और हेल्दियर बनाने के लिए वो क्या करेंगे, इस टाइप का जो सामान है उसको क्या कर देंगे, बाहर ही रखेंगे, सिटी में नहीं आने देंगे। बहुत से जो बाज़ार हैं, घाट्स हैं, बरियल ग्राउंड्स हैं, टैनरीज हैं। टैनरीज क्या होती है, चमड़े के कारखाने, लेदर के इंडस्ट्रीज़, इनको क्लियर कर दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि ये क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली मानते थे ये जो है ये डिजीज़ेस को कोज करते हैं इस टाइप के काम। वेलेस्ली के डिपार्चर के बाद वेलेस्ली जब चले गए थे तो जो वर्क है टाउन प्लानिंग का वो किनके द्वारा किया गया, लॉटरी कमेटी के द्वारा किया गया। और लॉटरी कमेटी के साथ गवर्नमेंट ने पूरा सहयोग किया। जो लॉटरी कमेटी है उन्होंने नया मैप बनाया सिटीज़ का, जिसने एक नई पिक्चर बना दी थी, नया तरीका का कलकत्ता बना दिया था। जो कमेटी है उन्होंने बहुत सी एक्टिविटीज़ की, जैसे रोड बिल्डिंग्स बनवाई, रोड्स वगैरह बनाई, और जो नदी के किनारे वाला एरिया है उसको फ्री कर दिया। कमेटी ने बहुत सी हट्स वगैरह को भी हटा दिया था, और जो ये मज़दूर वगैरह जहाँ पर रहते थे उनको कहाँ पर जगह दे दी, कलकत्ता के बाहर रहने की जगह दे दी।
जो बीमारियों का खतरा या फिर आपदा का खतरा जो है स्प्रेड इन द टाउन इन द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। अब जो ये हमने देखा था ना, फेमाइन आ गई थी, प्लेग आ गया था, अब जो इसके इफेक्ट हैं कुछ डिकेड्स, कुछ सालों बाद फैलने लगे, मतलब मान लो 30-40 साल बाद। क्लोरा स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ, वो हुआ था 1817 में, और प्लेग हुआ था 1896 में। ये क्या थे? ये हुए थे गंदगी के कारण, फिल्थ के कारण। जो मोस्ट पॉपुलस एरिया थे वो भी क्या थे? अनक्लीन थे, सही से क्लीन नहीं थे वो भी। इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने इनकी वजह से, फोर्ट वगैरह की वजह से, जो सनलाइट है और एयर ढंग से मूव कर पाए, ऑक्सीजन सबके पास पहुंच पाए, ये रुक गया था सिस्टम, इसलिए ये बीमारियां स्प्रेड ज़्यादा हो रही थी। इसलिए इन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर ने लोगों की हट्स को हटाना शुरू कर दिया। जो पुअर हैं सिटीज़ में, सिटी वर्कर्स में, हॉकर्स, आर्टिजन्स हुए, पोर्टर्स हुए, और जो अनएम्प्लॉयड है, इनको फोर्स किया गया ये कहाँ पर रहें? सिटी के बाहर रहें, क्योंकि ये हट में रहेंगे, और हट किसका कारण है? गंदगी का कारण है। तो ये हट, जो थैच्ड हट्स होती हैं, घास फूस से बनी हुई हट, इनको 1836 में बैन कर दिया गया, और अगर कोई ऐसा बनाता था तो उसकी हट पे आग लगा दी जाती थी, ठीक है। और टिल्ट रूफ, यानी कि घास फूस से नहीं, एक प्रॉपर तरीके से बनी हुई हट को ही क्या मिलता था कि वही हट जो है बन सकती हैं। अगर जो हट है घास फूस से बनेगी तो वह हट ब्रिटिश इंडिया में अलाउड नहीं की जाएगी। फिर बात आ जाती है स्टूडेंट आर्किटेक्चर इन बॉम्बे। बॉम्बे में किस टाइप का आर्किटेक्चर था, किस टाइप से घर थे? तो बॉम्बे जो है 7 आइलैंड्स था पहले, जो बॉम्बे है, जो सारे आइलैंड जो है उसने क्या कर दिया था? ज्वाइन होकर बहुत बड़ी स्पेस बना दी थी, और ये बहुत बड़ी सिटी भी बन गई थी। जो बॉम्बे है ब्रिटिशर्स की कमर्शियल कैपिटल भी थी, सबसे ज़्यादा ट्रेड यहीं से किया जाता था। जो मेन पोर्ट थी वेस्टर्न कोस्ट पर, वो भी क्या थी? बॉम्बे ही थी। यहाँ पर जो है एक इम्पोर्टेंट, यहाँ से एक आइटम का ट्रेड किया जाता था, वो है ओपियम की, यानी कि अफीम। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपोर्टेड टू चाइना। ये जो ओपियम है इसको एक्सपोर्ट किया जाता था। अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्टेड। अब क्या है? सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया 1861 में। इसके बाद जो कॉटन है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई, तो इंडियंस ने कॉटन की डिमांड को फुलफ़िल करना शुरू कर दिया। कॉटन की रॉ मटेरियल की तरह उसको यूज़ करना, लोगों को प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया इंडियंस ने। 1869 में जो स्यूज़ कैनाल है इसको ओपन किया गया, ताकि जो है बॉम्बे के लिंक्स जो है पूरे वर्ल्ड के साथ बन जाए अच्छे से। जो बॉम्बे उसे सबसे इम्पोर्टेंट सिटी बना दिया गया इंडिया का। और मिड ऑफ 19th सेंचुरी में बहुत सी नई बिल्डिंग्स बनाई गई यूरोपियन स्टाइल से रिलेटेड। फिर बात आती है ब्रिटिश डिज़ायर टू क्रिएट अ फैमिलियर लैंडस्केप इन एन एलियन कंट्री लाइक इन द यूरोप। अब ब्रिटिशर ने क्या करने लगी? अपनी अथॉरिटी, अपनी सुपरियरिटी दिखाने लग गए कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, डेवलप्ड लोग हैं, इसलिए हम यूरोपियन स्टाइल का कल्चर यहाँ भी लाएंगे। हमने देखा जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी ब्रिटिश इंडियंस के बीच में। क्या होने लग गया था? कन्फ्लिक्ट राइज होने लग गए थे। अब इस चीज़ का एक एग्जांपल है, दे यूज बंगलो डिराइव्ड फ्रॉम बंगला। अब क्या है? इंडियंस टू यूज टू यूरोपियन आर्किटेक्चर। इंडियंस भी ये यूरोपियन टाइप का स्टाइल्स वगैरह यूज़ करने लग गए थे घरों में, क्योंकि ब्रिटिशर जो है वो बंगलोज में रहने लग गए थे, और जो बंगलोज होते थे वो इंडिया में पाए जाते थे, वो वेस्टर्न कल्चर नहीं था। फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स 3 बोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल वर यूज्ड। पब्लिक बिल्डिंग्स बनाने के लिए 3 तरह के स्टाइल्स यूज़ किए जाते थे। पहले स्टाइल को बोला जाता था न्यू क्लासिक या फिर न्यू क्लासिकल। इट्स स्ट्रक्चर फ्रंटेड विद द लोफ्टी पिलर्स एंड ड्राइव्ड फ्रॉम द एंशियंट रोम। इसकी स्ट्रक्चर जो रोमन एम्पायर है, रोम है, वहाँ से ली गई थी। जो टाउन हॉल है बॉम्बे का, वो इसी स्टाइल में बना हुआ है। कब बना था? 1833 में। जो एल्फिस्टोन सर्कल है वो भी 1860 में बना। जो सेकंड टाइप का स्टाइल है उसको बोला जाता था नियो गोथिक। इसमें जो रूफ्स होते थे काफ़ी बड़ी बड़ी यूज़ करते थे, और डिटेल डेकोरेशन अच्छे से डेकोरेट करके रखते थे इसको। जैसे जो बॉम्बे की यूनिवर्सिटी है, विक्टोरिया टर्मिनस है, हाई कोर्ट, इसी स्टाइल से बना हुआ है। जो थर्ड स्टाइल आता है वो क्या आता है? वो होता है हाइब्रिड आर्किटेक्चरल स्टाइल, जिसको बोला जाता था इंडो सैरेनिक। जो किसके साथ कॉम्बिनेशन था? ये इंडिया और यूरोपियन स्टाइल का कॉम्बिनेशन था, जो हमारा थर्ड स्टाइल है। इंडो का मतलब हो गया हिंदू, सैरिकन का मतलब हो गया यूरोपियन, ठीक है। डोम्स, छत्रीस, जेल्स, आर्क्स, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स बनती थी वो थर्ड स्टाइल्स के बेसिस पर थी।
जो गेटवे था इंडिया का वो बना, कब बना? ट्रेडिशनल गुजराती स्टाइल में बना। क्या करने के लिए? इसलिए बना ताकि जो किंग जॉर्ज 5 है उसको वेलकम किया जा सके, ठीक है। और उनकी क्या हो रही थी, उनकी जो वाइफ है क्वीन मैरी, उनका वेलकम किया जा सके इंडिया में। कब किया जा सके? 1911 में। हमारा जो चैप्टर है वो इस लास्ट टॉपिक के बाद कंप्लीट हो जाएगा, इसे भी पढ़ लेते हैं। वट बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल टेल अस। क्या बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चरल स्टाइल हमें बताता है कि किस टाइप के लोग जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। क्या विज़न था उनका, क्या दृश्य था, या फिर वो किस टाइप से सोच रखते थे बिल्डिंग्स वगैरह के बारे में। जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, अपनी पावर जो है वो किसके थ्रू एक्सप्रेस करते थे? बिल्डिंग्स बनाकर अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी। और ये आर्किटेक्चर स्टाइल उनके टेस्ट के बारे में बताते थे, उनकी हॉबी, उनकी रुचि के बारे में हमें बताते थे। तो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट, कॉलोनियल सिटीज़, चैप्टर नंबर 12। ये आज कंप्लीट हो गया है। इसके नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप्स में भेज दिए हैं, इसे आप ढंग से सुनिएगा। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप क्या करें, नोट्स को भी साथ में रीड कीजिए, फिर पक्का आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर था। अब मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।